भारतीय रेल को देश की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इस लाइफलाइन को लग चुका है घुन टिकट दलालों का। भारतीय रेलवे भले ही टिकट दलालों से पीछा छुड़ाने के लाख ऐलान करे, लेकिन हकीकत ये है कि वक्त के साथ रिजर्वेशन दलालों की पकड़ मजबूत ही हुई है। आलम यह है कि आप रेलवे स्टेशन पर जिधर निगाहें घुमाएं, मुसाफिरों की मजबूरियों को लूटते ये दलाल गिद्ध के माफे मंडराते नजर आ जाएंगे। किसी भी ट्रेन में लंबी वेटिंग लिस्ट दे आपके हौसले पस्त पड़ जाते हैं, लेकिन उसी ट्रेन में ये दलाल आपको 1.5 से दोगुने दाम पर कंफर्म रिजर्वेशन दिला सकते हैं। और यकीनन ये हम सब जानते हैं कि ये अजूबा किस गठजोड़ के जरिए संभव हो पाता है। टिकट दलालों को यात्रियों की नियति का हिस्सा मानकर शायद रेलवे ने भी अब दलालों की ओर से आंख मूंद ली है, लेकिन जी बिजनेस अपनी एक्सक्लूसिव ऑपरेशन टिकट के जरिए रेलवे को झकझोरना चाहता है कि दलालों के शिकंजे से देश की लाइफलाइन को मुक्त कराने का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दलालों के शिकंजे में है रेलवे। भारतीय रेल देश भर को जोड़ती है और मुसाफिर रेल के सहारे अपने रिश्तों को जोड़े रखते हैं, लेकिन रिजर्वेशन दलालों के नेटवर्क ने न मुसाफिरों का चैन लूट रखा है, बल्कि रेलवे की भी नींद हराम कर रही है। रेलवे अधिकारियों के गठजोड़ के बूते चल रहे इस नेटवर्क के खिलाफ जी इन्वेस्टिगेट ने किया ये स्टिंग। टिकट दलालों के शिकंजे में अकेले पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन नहीं है। टिकट दलालों ने देश के सबसे बिजी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी गहरी पैठ बना रखी है। रिजर्वेशन के इस खेल को बेनकाब करने हम पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। यहां भी हमारा स्वागत टिकट दलालों ने किसी भी ट्रेन में कंफर्म टिकट दिलाने के दावे के साथ किया। पूर्वा में बना के दे दोगे? कानपुर में AC 3 है। नहीं स्लीपर नहीं। AC कितने का है? AC होगा 1150। नहीं महंगा है यार। पूर्वा में 600 रुपए में बना के दे रहा था ID के साथ में। वो गया जो बना रहा था उसके हो गया भैया। 6 सीट आई थी, सारी खत्म हो गई। यहाँ भी एक दो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा टिकट दलालों से हमारा पाला पड़ा। आलम यह था कि दलालों के इस झुंड में ये पहचान पाना मुश्किल हो रहा था कि मुसाफिर कौन है और दलाल कौन। यहाँ हर दलाल अपनी मन मुताबिक ट्रेन में स्लीपर से लेकर किसी भी क्लास में कंफर्म टिकट देने का दावा कर रहा था। ऑपरेशन टिकट दलाल दरअसल एक आईना है भारतीय रेलवे के लिए कि गिरती सा और दलालों के चुंगल से अब तो निजात मिलनी चाहिए। रोजाना घंटों लंबी कतारों में जद्दोजहद करते रेल यात्री। कोशिश यही कि किसी तरह एक कंफर्म रेलवे का रिजर्वेशन टिकट हासिल हो जाए, लेकिन यहीं पर इसी जद्दोजहद का फायदा उठाते हैं वो रेलवे के दलाल जो यहाँ पर मजबूत पैठ बनाए हुए हैं। और ये पैठ यूं ही नहीं, क्योंकि जाहिर तौर पर इनकी इस पैठ में मदद मिलती है उन भारतीय रेलवे के तमाम अधिकारियों से जो इस स्थिति को जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। जाहिर बात है कि ये बीमारी दलालों की यूं ही लाइलाज नहीं है, जो मजबूती से गठजोड़ से भारतीय रेलवे के अधिकारियों और दलालों के तंत्र से चल रही है। और पिसता है ये आम यात्री जो कोशिश यही करता है कि किसी तरीके से सच्चाई और ईमानदारी से एक टिकट हासिल कर पाए। समीर दीक्षित, जी मीडिया, दिल्ली। तो भारतीय रेलवे में मजबूती से जड़े जमाए बैठे दलालों की खबर कई बार दिखाने के बावजूद ना तो रेलवे और ना ही मुसाफिरों को इस बीमारी से निजात मिल पाई है। इस खबर के जरिए जी बिजनेस की कोशिश है कि कुछ हद तक ही सही दलाल चौकड़ी पर शिकंजा कसा जा सके। रेलवे का दावा है कि दलालों पर सख्ती के चलते हालात में काफी सुधार है, लेकिन दिवाली के बाद से ही अधिकतर ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिल पाना सपने जैसा ही है। रेलवे के दलालों पर नियंत्रण के दावों की पड़ताल के इरादे के साथ जी मीडिया की टीम पहुंची पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। एक जरूरी काम के लिए मुझे दिल्ली से कानपुर तक का ट्रेन के जरिए सफर करना है, लेकिन भारतीय रेलवे वेबसाइट के मुताबिक कोई भी कंफर्म टिकट किसी भी
ट्रेन में मौजूद नहीं है। इसके साथ ही लगभग सभी ट्रेन में, फिर वो चाहे लाल किला हो, ब्रह्मपुत्र हो, फरक्का हो, श्रम शक्ति हो, सभी में वेटिंग लिस्ट करीब 100 से ऊपर है। अब देखना यह है कि दिल्ली से कानपुर तक के लिए क्या वाकई मुझे किसी ट्रेन में टिकट मिलती है या नहीं, और इसी कोशिश के लिए मैं पहुंचा हूं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। चलिए देखते हैं कि क्या मुझे कोई टिकट मिल भी पाता है या नहीं। श्रम शक्ति में चाहिए? हाँ। तो AC2 चलेगा? AC2 कितने का? AC2 मिल जाएगा आपको, उसमें AC2 पड़ेगा 1600 रुपये। AC2 में तो वेटिंग चल रही है, कुछ 30-40 करा के देंगे, वो हमारा काम है। स्लीपर मिल जाएगा? स्लीपर इधर रिजर्वेशन काउंटर की तरफ हमारे कदम बढ़े तो रिजर्वेशन काउंटर बाद में पहले टिकट के दलालों की टोली से हमारा सामना हुआ। दलालों का दावा था किसी भी ट्रेन में 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक में कंफर्म टिकट देने का। हाँ जी, कहाँ जाना? कानपुर के लिए। आज का AC? नॉन AC। 550 की है कंफर्म है? 550 550 श्रम शक्ति में। श्रम शक्ति लाल किले मिलेगी। श्रम शक्ति में चाहिए स्लीपर, और दूसरी गाड़ी नहीं चलेगी। दूसरी में मेरे को प्रॉब्लम होगा ट्रैवलिंग में। श्रम शक्ति रात में चली, अपना सुबह पहुंचे, रात में 11:30 बजे गाड़ी दे देता हूँ ना। ब्रह्मपुत्र श्रम शक्ति, ब्रह्मपुत्र तो सुबह 6 बजे चले पहुंचेगी। श्रम शक्ति भी सुबह 6 बजे पहुंचेगी, रात को 11:30 बजे कभी चलेगी, ये भी चलेगी। हाँ, वो दिला दो। प्रयागराज ले लो। रिजर्वेशन मैम कहाँ के लिए? 550 को पड़ेगा, ले लो प्रयागराज। हालांकि रेलवे की वेबसाइट के मुताबिक कानपुर के लिए लगभग सभी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट थी। ऐसे में हमने जानने की कोशिश की कि कैसे ये दलाल टिकट कंफर्म कराते हैं। आईडी मेरे पास नहीं है। वैसे तो वेटिंग मिलेगा, कंफर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि तत्काल में एक प्रूफ तो देना ही पड़ेगा आपको, या पैन कार्ड हो। आप कैसे दोगे? तत्काल में दोगे? हाँ, आपके नाम पे देंगे। पर तत्काल में तो वेटिंग चल रही है। वो हमारे काम कंफर्म करा है ना, वेटिंग तो सभी गाड़ी में कंफर्म करा के देंगे आपको। बहरहाल रेलवे टिकट दलालों के दावों की पड़ताल के लिए हमने टिकट खरीदने का फैसला किया। हमने दलाल को 800 रुपए दिए। फोटो है? हाँ। 800। ऐसा मत करना कि आप टिकट दे दो और बाद में कंफर्म ना हुई, मेरे को दिक्कत हो जाएगा। सुनो, और हमारे सामने ही वो टिकट के लिए लगी लंबी लाइन को तोड़कर बुकिंग क्लर्क तक पहुंच गया। बुकिंग बाबू ने भी उसे टिकट इशू करने में देर नहीं की। जब मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के भीतर गया था तो इस नाउमीदी के साथ कि नई दिल्ली से कानपुर तक का कंफर्म रिजर्वेशन टिकट शायद मुझे ना मिले, लेकिन मैं बाहर आया तो मेरे हाथ में एक टिकट है। धन्यवाद दें उन रेलवे के दलालों का, साथ में भारतीय रेलवे के तंत्र का, जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना बैठा है। नतीजा, मेरे हाथ में एक रिजर्वेशन टिकट है, 26 वेटिंग लिस्ट है, 800 रुपए में टिकट खरीदा, लेकिन महज घंटे भर में यही वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाती है। साफ अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से ये दलाल उन तमाम लाखों यात्रियों के साथ मजाक करते हैं जो इस उम्मीद में भारतीय रेलवे की तरफ निगाह उठाकर देखते हैं कि शायद रिजर्वेशन देते समय रेलवे उनके साथ इंसाफ करेगा। आप इसे भारतीय रेलवे की बदकिस्मती कहें या फिर दांव पर लगे जमीर को तोष दें, हकीकत ये है कि वक्त के साथ भारतीय रेलवे में सफर जितना मुश्किल भरा हो गया, उतना ही रिजर्वेशन के दलालों के लिए आसान। समीर दीक्षित, जी मीडिया। तो आप देख रहे हैं जी बिजनेस का स्टिंग ऑपरेशन। इसमें आप आसानी से देख सकते थे कि किस तरह से पैसे देकर आप टिकट्स आसानी से कंफर्म की जा सकती है। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए केतन जोशी है। केतन जोशी अहमदाबाद से, उत्कर्ष है मुंबई से, और साथ साथ समीर दीक्षित है दिल्ली से, और साथ साथ हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष गुप्ता, नेशनल रेलवेज यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल इंडियन रेलवेज के मेंबर हैं वो। सबसे पहला सवाल समीर आपसे, किस तरह से आप जब वहां पहुंचे आपको क्या महसूस हुआ? क्या लाइलाज हो चुकी है दलालों की ये बीमारी? जी सलोनी, जब हमने ये स्टिंग ऑपरेशन किया था तो इस उम्मीद के साथ किया था कि चलिए किसी तरीके से दिवाली बीत गई,
छठ पूजा बीत गई, तो हो सकता है कि रेलवे प्रशासन ने सख्ती बरती हो, दलाल हमें ना मिले या कुछ तो उसमें कुछ फेरबदल रेलवे प्रशासन जो दावे करते हैं वो जमीनी स्तर पर देखने को मिले, लेकिन ढाक के 3 पात ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था। आप रेलवे स्टेशन के भीतर जैसे ही दाखिल होते हैं, आपका स्वागत करने के लिए ये गिद्ध की तरीके से दलाल आप पर टूट पड़ते हैं। आप ट्रेन का नाम लीजिए और ये उसकी कंफर्म टिकट आपको देने के लिए तैयार है, बशर्ते आप उसके लिए उनके मुंह मांगे, दलालों के मुंह मांगे रुपए उनको चुकाने के लिए तैयार हों। ये तब जब आप रेलवे की वेबसाइट पर देखते हैं कि कोई भी ट्रेन में वेटिंग लिस्ट सैकड़ों की संख्या पार कर जाती है। जाहिर तौर पे ये पूरा जिस तरीके से गोराधंधा कह ले या ये जो गठजोड़ है जिन रेलवे के अधिकारियों के मिली भगत से चल रहा है, ये अपने आप में रेलवे की साख पर सवाल उठाते हैं, उनके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। जी सलोनी। तो रेलवे की साख पर सवाल उठाते हैं, तो हमारे साथ बातचीत के लिए सुभाष गुप्ता भी मौजूद है। सुभाष जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये कोई पहली बार नहीं है कि ये घटना इस तरह की सामने आई हो। एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से बहुत ही आसानी से दलालों के जरिए टिकट्स को हासिल किया जा सकता है। क्या इस बारे में अब तक रेलवेज ने कुछ किया है, कदम उठाया है? देखिए, ऐसा है कि रेलवे के लिए ये एक दीमक की तरह जो है एक दलाल जी, टिकट दलाल, ये रेलवे के लिए एक दीमक की तरह है जी। और ये पूरा जो सिस्टम है, वो सिस्टम को एक दलाल के रूप में जो दीमक है वो खाई जा रही है। जैसे जैसे रेलवे जो है अपनी अपनी योजनाएं बनाती है, उसका जो पट है जो है ये दलाल निश्चित तौर पे निकालते रहते हैं। और यदि हमने एक किसी जोन में यदि उनको बहुत टाइट कर दिया तो दूसरे किसी जोन में चले जाते हैं। किसी एक स्टेशन पे यदि इसको टाइट कर दिया तो और किसी स्टेशन पे चले जाते हैं। यानी कि रेलवे कुछ करना चाहती है, उसके आगे और कुछ न कुछ कर वो अपना अलग रास्ता बनाकर और लोगों को एक अपने दिमाग से एक तरह से देखेंगे। वेटिंग टिकट देना, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, खासतौर पर इसको कहीं ना कहीं से इसको स्ट्रिक्ट कोई एक्शन लिया गया हो, या फिर जिस तरह से आप देखते हैं ऑटो रिक्शा या टैक्सी मिलता है रेलवे स्टेशन पर, उस तरह से ये दलाल इतनी आसानी से लोगों को मिल जाते हैं, दिख जाते हैं, इनको पकड़ना क्या वाकई इतना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी जो उनको सजा होनी चाहिए वो ठीक से सजा नहीं हो पाती है। क्योंकि हमारे जो रेलवे की जो नियम जो है, कानून जो है, जो हमारे जो सिस्टम है वो बहुत जूने हैं, यानी कि बाबा दादा आजम जमाने के जो है ये सिस्टम है और वो नियम जो है जिससे कि पकड़े जाने के बाद भी बहुत बड़ी सख्त सजा जो है उस दलाल को नहीं होती है। इसलिए दलाल पकड़े जाने के बाद भी छूट के आता है, फिर वही काम करता है। जी। होना ये चाहिए कि इस तरह के दलालों को जो है बिना जामीन का एक कानून बना के जो है उनको अरेस्ट करना चाहिए, जिससे कि सख्त से सख्त कानून यदि बनता है, उनको यदि इस तरह का जो है एक्शन होता है तो निश्चित तौर पे इस तरफ काम करने में आसानी नहीं होगी और लोग जो है इस तरह से यात्रियों को मूर्ख बनाएंगे और रेलवे का नाम इस वक्त केतन जोशी भी हमारे साथ हैं। केतन, आपने भी अहमदाबाद में रेलवेज का जायजा लिया, क्या लगा आपको कि बहुत ही मुश्किल है क्या इन दलालों को ढूंढना और इनको अरेस्ट करना, इनके ऊपर जांच करना या इनके ऊपर कोई एक्शन लेना? देखिए, अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन भी अछूता नहीं है दलालों की मक्कल जाल से, लेकिन इतना हम बता दें कि अभी जो रेलवे ने एक नई व्यवस्था की है जहां पर रिजर्वेशन एरिया है वहां पर 9 कैमरेज लगाए हैं जी, और ताकि इन दलालों को रोका जाए। लेकिन जब हमने प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश की तब एक पैसेंजर ने हमें बताया कि भाई हमसे मैंने जो ये टिकट लिया है वो दलालों के पास लिया है और वो दलाल उस तरफ है। जब हम वहां पर गए तब वो 9-2-11 हो गया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में भी काफी सारे दलालों की जो मक्कड़ जाल है, और सोर्सेज तो यहाँ तक कहते हैं कि जो स्थानीय पुलिस है वहां पर जो गश्त लगाते हैं वो भी उनके साथ मिले हुए हैं, तो कोई उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। अब देखते हैं कि कितने समय तक अभी कुछ सख्त कार्रवाई हुई है, लेकिन फिर भी दलालों से अछूता नहीं है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन भी। जी केतन, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दलाल मौजूद है हमारे साथ इस समय, साथ साथ उत्कर्ष भी है मुंबई से। आपसे जानना चाहेंगे उत्कर्ष, जिस तरह से आप जब पहुंचे रेलवे स्टेशन, क्या दिखाई दिया आपको? क्या आसानी से लोगों को टिकट मिल पा रही थी? बड़ी मजबूरी में होंगे लोग, जो लोग खरीद रहे होंगे इन दलालों से टिकट। जी बिल्कुल, जब आप बॉम्बे की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ट्रेन को और लोकल ट्रेन से किसी और की जिंदगी इतनी खास तरीके से जुड़ी होगी जिसकी मुंबई की। जब आप बाहर की ट्रेन की बात करते हैं, जब आप बाहर जाते हैं, जब आप छुट्टियों पे जाते हैं और उसके बाद आप देखते हैं जब ब्लैक टिकटिंग यहाँ पे होती है, आपको कभी टिकट नहीं मिलती। और इनफैक्ट जब बॉम्बे के लोग हैं वो ज्यादा उनको दुख होता है, कहीं ना कहीं जितना रेवेन्यू आता है मुंबई से वो कोई और स्टेट, कोई और सिटी नहीं देता। हमारे साथ काफी सारे लोग मौजूद हैं। आशा, जब आप लोग बाहर जाते हैं तो आपको ब्लैक टिकटिंग काफी पैसा खरीद देना पड़ता है, ब्लैक पे पैसा देना पड़ता है।
क्या मजबूरी में पड़ता है, किस तरह की परेशानियां आती हैं आपको जब आप बाहर जाने की कोशिश करते हैं? देखिए, बॉम्बे वालों को 3 चीज की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ के लोकल की और मेन लाइन की, कि यहाँ पर पहली बात तो सफाई नहीं है दोनों तरफ। जब बारिश आती है रेलवे लेट हो जाती है। 8 महीना इन लोग क्या करते रेलवे कर्मचारी क्या मालूम नहीं। दूसरी बात ऐसी कि सुरक्षा, आज भी सुरक्षा की वही कंडीशन है जो 2008 में हुई थी जब कसाब यहाँ पर आया था। सुरक्षा बिल्कुल जीरो है, पुलिस का प्रेजेंस दिखता है लेकिन उनके तरफ से सतर्कता नहीं दिखती है। हम टिकट के प्रेजेंस से आप जब टिकट लेते हैं। तीसरी बात ऐसी है कि ब्लैक मार्केटिंग यहाँ पर होती है। आप ये करीबन महीना भर पहले की बात है, मैं खुद मेन लाइन टिकट आपको यहाँ रोकना चाहूंगी और सीधे आपको ले चलते हैं उन लोगों के पास कि लोगों की टिकट को लेकर क्या शिकायतें हैं, किस तरह से लोग लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं दलाल। आइए चलते हैं दिल्ली और जानते हैं कि किस तरह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। We face a lot of problems. So actually waiting काफी आता है, तो otherwise usually we have to go to the agents. जो agents रहते हैं उन्हीं के पास जाना पड़ता है. They charge a hefty commission. तो उस चक्कर में हमें काफी प्रॉब्लम्स आता है. सिचुएशन सर ऐसा है कि यहाँ पे एक तो इतनी मिली भगत इनकी है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ एक तो लंबी लाइन लगी रहती है, वेटिंग पीरियड लंबा है और लाइन लंबी लगी रहती है, और साथ में जब लाइन पे खड़े रहोगे तो साथ में यहाँ पे आपको दलाल बहुत मिल जाएंगे। तो दलाल, और मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि इनकी और दलालों की कुछ ना कुछ मिली भगत है। क्योंकि यहाँ पे आते तो ये पहली बात इनकी अच्छी रिस्पांस नहीं है, कस्टमर को बिल्कुल ढंग से हैंडल नहीं करते, और साथ साथ बोल देते हैं अभी नहीं, कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं है। उसके माने में हमें लाइन से बाहर निकलना पड़ता है। लाइन से बाहर निकलते बंदे को इमरजेंसी होती जाने के लिए, तो इसके लिए बंदा दलाल को पकड़ता है। तो दलाल वाले यहाँ बंदे जाते हैं। रिजर्वेशन खुद तो कभी करा नहीं सकते, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। जो भी यहाँ पे लोग घूमते हैं या जो भी इनके दलाल वगैरह जैसे भी है, उनको एक्स्ट्रा पैसे दोगे तो आपकी कोई भी टिकट कभी भी कंफर्म हो सकती है। उसके बगैर आप खुद तो कुछ नहीं करवा सकते। अगर खुद करवानी है तो कम से कम 25 या 30 दिन पहले एडवांस में आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है, वो भी खुद कैंसिल हो सकती है। मतलब शेड्यूल इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि आम आदमी एकदम से जाए और अपनी सर्विस पूरी ले सके। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। रिजर्वेशन इतनी आसानी से मिलती नहीं है, काफी प्लान करना पड़ता है तभी जाके कंफर्म टिकट्स मिलती हैं, या तो फिर तत्काल में भी आजकल नहीं मिलती हैं कंफर्म, या तो एजेंट के थ्रू करवानी पड़ती हैं, या तो फिर काफी महीने पहले से प्लान करना पड़ता है, पर इमीडिएटली अगर जाना हुआ तो नहीं मिलती हैं इजीली। रिजर्वेशन करवाते समय मैं ये देखता हूँ कि जब भी मैं रिजर्वेशन करवाने की कोशिश करता हूँ IRCTC की साइट पे, तब वेटिंग लिस्ट लिखी आती है, पर जब भी इन दलालों के पास जाओ कि मुझे कंफर्म टिकट मिल जाती है वहाँ से। वजह यह है कि ये पहले से बुक करवा लेते हैं अपनी टिकट्स, या फिर इनकी सेटिंग है अंदर ही अंदर, हमें नहीं पता। बट ये है कि ये हमें मतलब पूरी की पूरी कंफर्म टिकट हमारे हाथ में पकड़ा देते हैं। प्रॉब्लम सर यही है कि यहाँ इनके पास इनके चक्कर काटने पड़ते हैं कि इनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। 200 से 300 रुपए एक्स्ट्रा हमें पे करना है, सर्विस चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं हमें पर टिकट के हिसाब से। तो लोगों को भी आभास है कि दाल में कुछ ना कुछ जरूर काला है। कहां से ये टिकट्स आती हैं ये भी जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और साथ साथ हमारे साथ बातचीत के लिए सुभाष गुप्ता भी मौजूद हैं, जो कि NIUCC के मेंबर हैं। लौटेंगे इसी मुद्दे पर। आज इतने संबंध खराब हो गए, इतने रिश्ते खराब हो गए कि किसी कांग्रेसी को बाबा रामदेव कहने से डर लगता है। वो बाबा बाबा करता है, जो कर सकते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन बाबा का बाल बाका नहीं कर पाए। आप पे ये भी आरोप लग रहा है नरेंद्र मोदी के प्रवक्ता की तरह आ रहे। आज बाबा रामदेव कहाँ गलत हो गए, क्या गलत कर दिया बाबा रामदेव ने? एक नाम तो हर किसी का होता है, पर कुछ लोग अपने नाम को शोहरत की बुलंदियों तक ले जाते हैं। कई रातें काली करनी पड़ती हैं, इतवार कुर्बान करने पड़ते हैं, होली दिवाली सब भुलाने पड़ते हैं। कहना बड़ा आसान है कि मेहनत और लगन से बनता है नाम, पर सच ये है कि हद कर गुजरने से बनता है नाम। और सच ये भी है कि कितना भी बड़ा हो नाम एक पल में हो सकता है बदनाम। अपने नाम की गरिमा बनाए रखिए, सर्विस टैक्स ना भरने की भूल मत कीजिए। सर्विस टैक्स BCS के चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। थैंक यू जादू, तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया हूँ। फ्लेयर राइटोमीटर पेन में उतनी ही शक्ति है जितनी क्रिश में। फ्लेयर राइटोमीटर पेन साथ दे रहा है एक महान सुपर हीरो की सोच और जज्बे का। फ्लेयर पेन सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ क्रिश 3। रात 9 बजे न्यूज टुनाइट में
दिन भर की हर बड़ी खबर, देश दुनिया की हलचल पर नजर, कॉर्पोरेट जगत और फाइनेंशियल मार्केट का हाल और आपके फायदे से जुड़ा हर सवाल। न्यूज टुनाइट में हमारे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। लगेगा हैवेल्स एमसीबी आरसीसीबी नहीं लगाया तो। तो जी बिजनेस पर आप देख रहे हैं ऑपरेशन टिकट। हम आपको बता रहे हैं किस तरह से दलाल बहुत ही आसानी से आपको एक टिकट मुहैया करा देते हैं और उसके लिए आपको कंफर्म टिकट मुहैया कराते हैं और साथ साथ एक आईडी का भी वो इंतजाम कर देते हैं आपके लिए। समीर के पास चलते हैं सीधा। समीर, जिस तरह से ये पता चला है कि आईडी भी बहुत आसानी से अरेंज कर देते हैं वो लोग, किस तरह से वो एक आईडी प्रूफ के साथ कैसे वो छेड़खानी कर सकते हैं? ये तो काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। लगता है समीर से बातचीत नहीं हो पा रही। चलिए वापस चलते हैं उत्कर्ष के पास। उत्कर्ष, आप जब गए रेलवे स्टेशन तो क्या मालूम चला आपको? वहां पर भी दलाल काफी बड़ी तादाद में थे और किस तरह से वो लोग टिकट्स बुक कर रहे थे? जी बिल्कुल, जब मैं लोगों से यहाँ पे बात कर रहा था, जब मैं वहाँ पे दलालों के पास गया, जब मैंने वहाँ पे देखा तो आपके लिए हर तरह की टिकट मौजूद है। जब आप 3 महीने पहले भी जाते हैं तो वहाँ मौजूद नहीं। और देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे पिछता वहाँ बात नहीं होता है, हमारे साथ वही लोग मौजूद है, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, आप लोग जब जाते हैं आपको वेटिंग ही मिलती है और आपको ब्रोकर्स की ब्लैक मार्केटिंग होती है, इसके बारे में क्या कहना है? जब पहले दिन टिकट की बुकिंग चालू होती है उसी 5 मिनट में तुरंत वेटिंग लिस्ट पे नंबर आ जाता है। ये रेलवे का सॉफ्टवेयर कौन सा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कंफर्म टिकट देने वाला सॉफ्टवेयर है क्या वेटिंग सॉफ्टवेयर है? और ब्लैक में लोग टिकट खरीदते हैं उसके बाद और इमीडिएट बाहर निकलने के बाद दलाल लोग बाहर खड़े रहते हैं, 200 रुपए मांगते हैं और इमीडिएट कंफर्म टिकट दे देते हैं। तो ये कौन सा कंप्यूटराइजेशन है और कौन सा सॉफ्टवेयर है और अपन कौन सी दुनिया में? और मेरे को एक बात बोलनी की कि अब अभी इंडिपेंडेंस मिल के 66 ईयर हो गए तो भी अपनी दुनिया में ऐसा एक ही कंट्री अपना कि जिधर ओपन डोर होके तो रेलवे चलती है। तो ये जो प्रवासी है, पैसेंजर है, उनको सिक्योरिटी क्या है? लोग दरवाजे में खड़े होकर जर्नी करते हैं। दिस इज नॉट लॉजिक एंड दिस इज नॉट फिजिबल। जी देखिए, कहीं ना कहीं आप साफ देख रहे हैं ये लोगों के अंदर एक गुस्सा जरूर है। हाँ, देखिए जब आपको बाहर ट्रैवल करना था, एयर ट्रैवल एक महंगा ऑप्शन है, हर आदमी नहीं कर सकता। अब वापस चलते हैं सुभाष गुप्ता के पास। इनसे जानते हैं कि जिस तरह से बड़ा सवाल अभी यही सामने आ रहा है कि टिकट्स आते कहां से है। पहला सवाल सुभाष जी, क्योंकि आप इतने आराम से कह रहे, इतने आसानी से कह रहे कि ये काफी समय से चलता आ रहा है, ये टिकट्स उन लोगों को, इन ब्लैक मार्केटर्स को मिलती कैसे? देखिए, 2-3 बातें हैं जी। जैसे आपने पूछा था कि रेलवे क्या कर, रेलवे ने सीसी कैमरेस लगाए हैं। इसके बावजूद दलाल जो है सीसी कैमरे से हट के जो है पैसेंजर को वहां लेके जाता है, उसके साथ व्यवहार करता है। अच्छा। सेकेंड थिंग आपने बताया कि हम बताना चाहूंगा कि हमने जो है कूपन सिस्टम हम रखा है, टोकन सिस्टम रखे थे जी। टोकन सिस्टम में ये ऐसा होता था कि पैसेंजर जो है रात से ही लाइन लगाता था और जब रात में लाइन लगती है और मॉर्निंग में जब उसको उसके बुकिंग का ऑफिस में यदि उसको जाना होता है, उस वक्त वो जो गड़बड़ी होती है उसके अंदर जो है कुछ लोग जो है, हमारे ही कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने आगे पीछे करके जो है लोगों को कूपन दे दिए जाते हैं। तीसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के जो दलाल का सिस्टम जो है ना, वो जब बंद हो सकता है जब एक सख्त कानून बने, उसको डर बैठे कि नहीं मैं पकड़े जाने पर मेरे को सख्त सजा होने वाली है। जो हम लोग आज सजा देते हैं वो इतनी छोटी सजा है। आपके पास लौटना चाहूंगी, जिस तरह से सुभाष गुप्ता बार बार कह रहे हैं कि एक सख्त कानून की जरूरत है, इतने समय से ये चलता आ रहा है और एक सवाल, बड़ा सवाल यही है कि ये टिकट्स इन लोगों के पास आती कहां से? जी सलोनी, सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन यहाँ पे 2 बातें मैं जोड़ना चाहूंगा कि हाँ, कानून की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर महज 5 कदम की दूरी पर जहाँ आपका दलाल खड़ा होता है, जहाँ दलाल के साथ डीलिंग करता है एक पैसेंजर, उसके महज 5 कदम की दूरी पर
आरपीएफ का दफ्तर है, वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, बेखौफ होकर ये अपने आप में साबित कर देता है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कहीं खौफ नहीं है। खौफ जिनसे होना चाहिए, जिस वर्दी से खौफ होना चाहिए, वो आपकी 5 कदम की दूरी पर मौजूद है, लेकिन बेखौफ होकर वहां पर दलाल धड़ल्ले से इस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। और दूसरी बात जिसका जिक्र किया गया है सीसीटीवी कैमरे के इंस्टॉलेशन को लेकर, बताना चाहेंगे कि जैसे ही दलाल आपसे आपकी ट्रेन और आपकी उम्र वगैरह आपकी डिटेल्स लेता है, सीधा जाता है काउंटर पे, बुकिंग क्लर्क को वहां से टिकट हासिल करता है और वापस आकर वही टिकट पैसेंजर को दे देता है। यहाँ पर सीसीटीवी का कोई रोल है ही नहीं जिससे पता चले कि भाई ये दलाल है और ये पैसेंजर है, क्योंकि जो बुकिंग क्लर्क है उसकी सीधी सीधी मिली भगत है दलाल से। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात, सिस्टम में जो सबसे बड़ा लूप होल है वहां पर आपको नकेल कसनी होगी। और यही संदेश लगातार मीडिया इस तरीके के स्टिंग ऑपरेशन से दिखाता रहा है और यही जी मीडिया की कोशिश भी थी एक बार फिर से ये आईना भारतीय रेलवे को दिखाने के लिए कि देखिए जमीनी स्तर पर आपकी साख, आपकी इज्जत किस तरीके से ये दलाल लोग मटिया पलीत कर रहे हैं। जी समीर, आपको रोकना चाहूंगी। अभी अहमदाबाद में हमारे संवाददाता केतन जोशी भी जो जुड़े हुए हमारे साथ, उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जाकर जायजा लिया था कि कैसे लोगों को टिकट के लिए मुश्किलें झेलनी पड़ती है। आइए वो देखते हैं। हमने अहमदाबाद के इस कालूपुर रेलवे स्टेशन में काफी तफ्तीश की कि कोई एजेंट मिल जाए जो कि कालाबाजारी कर रहा हो, लेकिन कुछ ही महीनों पहले जो नए डीआरएम में आए हैं उन्होंने पूरे रेलवे स्टेशन पर कई जगह पर सीसीटीवी कैमराज लगा दिए हैं और वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि जितनी भी कालाबाजारी हो रही है उनको वो रोक पाए। और काफी हद तक इस प्रयास में वो सफल भी रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि 100% अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर कालाबाजारी बंद नहीं हुई है। अभी भी छिपे रास्ते जो कि एजेंट है वो कालाबाजारी धड़ल्ले से कर रहे हैं। जब इसमें कामयाबी मिलेगी तब हम कह सकते हैं कि रेलवे की सेवा वाकई ही बेहतर है। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। केतन, आपने भी जो जायजा लिया उसमें देखा कि सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरास तो लगा दिए गए हैं जगह जगह, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं नजर आया। देखिए, ये सही बात है। जैसे कि हमारे संवाददाता समीर बता रहे थे कि खुद वो एजेंट है, वो खुद वो यात्री बनकर क्यू में खड़ा हो जाता है, तो फिर हम उस पर भेद नहीं कर सकते कि कौन दलाल है और कौन यात्री है। लेकिन हाँ, जो बुकिंग क्लर्क है वो उनके साथ मिला होता है। अगर रेलवे को सिंसियरली अगर कुछ स्टेप लेने हैं तो उनके ही स्टाफ की अगर वो कुछ कार्रवाई करे तो डेफिनेटली ये जो पूरा इश्यू है वो सोल्व हो सकता है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन जो शताब्दी से जो डीआरएम लेवल के अधिकारी है वहां से ही अगर एक्शन लेना शुरू करे तब जाकर ये प्रॉब्लम है वो हल हो सकती है। ठीक है केतन, आप शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ साथ समीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सुभाष गुप्ता से पूछना चाहूंगी। जिस तरह से अब आपने पूरा मामला देखा, टिकट्स ये बुक हो रही हैं और बहुत समय से हो रही है। आप सख्त कानून की बात कर रहे हैं, सख्त कानून जब आएगा तब आएगा, लेकिन एक बात जो सामने आई है वो साफ साफ ये आई है कि एक कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है उन लोगों के ऊपर जो मिले हुए हैं दलालों के साथ। आपका क्या कहना है उस पर? नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार दलाल जिम्मेदार है उससे कई ज्यादा जो है घर का भेदी जिम्मेदार है, बुकिंग क्लर्क जिम्मेदार है। और इस तरह से यदि बुकिंग क्लर्क पकड़ा जाता है तो उसको सख्त कार्रवाई चाहिए। और सख्त कार्रवाई का मतलब है कि उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। जी, शुक्रिया सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से रेलवे पर टिकट बुक कराने के लिए जो मुसाफिरों की मजबूरी का फायदा बार बार उठाया जाता है और इस समय धड़ल्ले से टिकट के दलाल आप रेलवे स्टेशन पर मौजूद होते हैं और वो बहुत ही मिली भगत के साथ ये काम करते हैं और उसके बाद इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और बार बार ये खबरें सामने आती हैं। फिलहाल इस खास पेशकश पे इतना ही। नमस्कार। के प्रायोजक हैं हम है देश के अन्नदाता की शक्ति पाम। सरदार जब दुश्मन को पकड़ लेता है ना तो उसकी हड्डियां तड़तड़ाने लगती हैं। बोलो क्या हुआ? पिक पॉकेट। क्या गया? घर की चाबी, वॉलेट और टीवी। टीवी सकाळी सकाळी घेतले का? कोई
कोई नहीं मानेगा। टाटा स्काई मोबाइल, अब टीवी आपकी पॉकेट में। टाटा स्काई, फ्यूचर इज जिंगलाला। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। वेलकम टू दी स्ट्रीट कट ऑन। चाइना में जब आप देखते हैं कि पॉलिटिकली दे हैव नॉट ओपनड अप, वहां पे डेमोक्रेसी अगर वहां पे एस्टैब्लिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वहां पे द काइंड